सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम 2D काइनेमैटिक्स फ्रॉम द बुक प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय एरोडोफ एंड यू शुड पॉज द वीडियो ओवर हियर। आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए विद ऑल योर एफर्ट एंड आई होप यू गेट इट राइट। और अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो हमें बताया जा रहा है कि देयर इज़ अ पॉइंट दैट मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ that x equal to at and y equal to at times 1 minus alpha t. A and alpha are positive constants and t is time. तो हमें पॉइंट की ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालनी है सबसे पहले राइट। ट्रैजेक्टरी इक्वेशन लिखा हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x मतलब कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ y और x आ रहे हो। बेसिकली y और x का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, x हमें टाइम से x का टाइम से रिलेशन गिवन है, y का भी टाइम से रिलेशन गिवन है, दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप निकालना है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है सोचना है कि टाइम को एलिमिनेट करना है बेसिकली। तो यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू पता है x बाई ए है, तो t इक्वल टू एक्स बाई ए अगर यहाँ पुट कर देते हैं राइट, तो वी विल गेट y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 1 माइनस अल्फा एक्स बाई ए, ये आ जाएगा राइट। तो मैंने क्या किया कि दोनों इक्वेशंस में टाइम को एलिमिनेट कर दिया। तो ये दिख रहा था कि यहाँ से टाइम को यहाँ पुट करने से टाइम हट जाएगा ईजिली राइट। So a direct relationship between the coordinates of the particle is known as an equation of trajectory या equation of the path, कि किस पाथ को पार्टिकल फॉलो कर रहा है और उसको फिर प्लॉट भी करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि प्लॉट दिस फंक्शन। तो अगर उसको एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो इट्स अ पैराबोला। तो इट्स अ पैराबोला और जिसका कॉन्वेक्स साइड अपवर्ड्स है, ऊपर वाला साइड कॉन्वेक्स है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में अपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव अल्फा और ये तो गिवन है कि पॉजिटिव है राइट। तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, जो क्वाड्रेटिक टर्म है, उसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ऐसा पैराबोला होगा जिसमें कॉन्वेक्स साइड ऊपर होगा, या फिर बोलते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लेबल कर सकते हैं इस ग्राफ में राइट, कि ओरिजिन से पास करेगा, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि x है बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। और दूसरा पॉइंट y इक्वल टू 0 वाला दूसरा पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू a बाई अल्फा, कि अगर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बेसिकली दो रूट्स आएंगे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a बाई अल्फा राइट। फिर ये वाला जो मिड पॉइंट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी अगर आपको पता है तो आप ईजिली सोच सकते हैं कि या तो ऐसा सोच लो कि जो दो रूट्स होते हैं उनका जो मिड पॉइंट होता है, दोनों के रूट्स का जो एवरेज होता है, जो मिड पॉइंट होता है दोनों का, वो x की वैल्यू पे पैराबोला का वर्टेक्स होता है। मतलब या तो हाईएस्ट पॉइंट होगा या मिनिमम या लोएस्ट पॉइंट होगा। ऑल्टरनेटिवली हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेके भी निकाल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स 0 है तो यहाँ पे स्लोप 0 है राइट, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और फिर यहाँ पे x इक्वल टू उस dy बाई डी एक्स करके x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू को वापस इक्वेशन में डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी राइट। एंड फाइनली मैंने एरोज दिखाए हैं कि एरोज से हम ये दिखाते हैं ट्रेजेक्टरी में कि टाइम किस तरफ जा रहा है राइट, कि टाइम के साथ हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। गिवन है कि x इक्वल टू 80 है तो टाइम के साथ x बढ़ता जा रहा है, a भी पॉजिटिव है क्योंकि, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स प्लस x। तो हम यहाँ पैराबोला नीचे भी है तो कहीं नेगेटिव x से आ रहे हैं, फिर t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, फिर आगे जा रहे हैं राइट। x इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग फॉर सम टाइम अंटिल दिस इंस्टेंट। तो ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू a बाई 2 अल्फा, इस पॉइंट पर टाइम कितना होगा वो यहाँ पे डाल के टाइम निकाल सकते हैं राइट। ये टाइम होगा 1 बाई 2 अल्फा, दिस इज t इक्वल टू 1 बाई 2 अल्फा राइट। तो ये सारी चीज़ें यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड आस्क योर सेल्फ कि ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे राइट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है राइट, कि इस इंस्टेंट पर टाइम क्या है। तो ऐसे पूछ सकता है कोई कि एट व्हाट टाइम इंस्टेंट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम, या कोई ऐसे पूछ सकता है एट व्हाट टाइम इंस्टेंट इज़ द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0, तो वो ये वाला टाइम इंस्टेंट होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। एक और चीज़ यहाँ से सोच सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो ट्रैजेक्टरी के टेंजेंशियल होती है। तो इस पॉइंट पे वाई कंपोनेंट क्यों 0 है, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो राइट की तरफ है, velocity is purely in the x direction, y component of velocity is 0। so ये सब बातें हम यहाँ से समझ सकते हैं
इसीलिए प्लॉट करने से बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज हम विजुअली देख लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत जल्दी से स्पॉट कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को। फिर हमें निकालना है कि वेलोसिटी एज द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एज फंक्शंस ऑफ टाइम। तो वो हम सिंपली निकाल सकते हैं क्योंकि हम एक्स और वाई तो गिवन ही है। तो बेसिकली मैंने उसको एक ही इक्वेशन में लिख लिया कि सिंपल सी बात है, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 80 गिवन है, तो अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लेता हूँ तो मुझे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगी। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी is the x component of velocity. dy by dt is the y component of velocity. राइट? तो मैंने दोनों को एक ही में लिख लिया कि पोजीशन वेक्टर लिख लिया कि x i कैप प्लस y j कैप। पोजीशन ऑफ एनी मूविंग पॉइंट इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, अगर z में भी जा रहा है तो। अगर पर यहाँ पे x y प्लेन में मूव कर रहे हैं, z इज ऑलवेज जीरो, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप इन टर्म्स ऑफ टाइम। फिर अब अगर पूरे का डेरिवेटिव ले लेंगे तो वेक्टर वेलोसिटी आ जाएगी कि मतलब ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर बस यही है कि हमने एक्स और वाई को एक साथ लिख लिया, एक ही एक्सप्रेशन में दोनों को लिख लिया। दोनों को एक साथ लिखने का एक तरीका है आई और जे नोटेशन। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को साथ में लिख लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप करके, तो वो पोजीशन वेक्टर बन गया। अब पूरे का डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ दिस वेक्टर विल बिकम द वेलोसिटी वेक्टर, कि x का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। सो दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो दिस विल बिकम द वेलोसिटी वेक्टर। तो डेरिवेटिव लेना तो आई थिंक सबको आता होगा, अच्छी प्रैक्टिस होगी। सो इसका डेरिवेटिव लिया तो a आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया तो वी गेट दिस। तो इसको खोल लेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे, एंड द फर्स्ट टर्म गिव्स a, सेकेंड टर्म गिव्स दिस। सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है तो वेलोसिटी वेक्टर का फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे, तो एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी। सो फॉलोइंग द सेम लॉजिक कि वेलोसिटी एक्स वाली जो वेलोसिटी है उसका डेरिवेटिव लोगे तो एक्स वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा, वाई वाली वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो वाई एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाला तो जीरो हो गया क्योंकि ए इज अ कॉन्स्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज प्योरली इन द वाई डायरेक्शन। दिस इज द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप। तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। तो एक चीज़ ये भी नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो या तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, या तो स्ट्रेट लाइन मोशन पॉसिबल होता है अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है किसी भी पार्टिकल का। मान लो कोई पार्टिकल रेस्ट से शुरू कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ, या फिर एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा है कि वेलोसिटी एक इनिशियल कुछ वेलोसिटी, मान लो यहाँ से ओरिजिन से शुरू करते हैं हम सोचना, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी और इनिशियल एक्सेलरेशन भी होगा, बट ना ही वो सेम डायरेक्शन में है और ना ही इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन दो केसेस में हो सकता है। मतलब अभी हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कि अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। बट स्ट्रेट लाइन मोशन कब होगा? या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है कि रेस्ट से शुरू कर रहा है और एक्सेलरेट करना शुरू करता है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, या फिर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है लेकिन एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में, या तो उसी की डायरेक्शन में या उससे 180 डिग्रीज एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तीसरा केस है कि वेलोसिटी भी है कुछ इनिशियल और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 0 या 180 नहीं है। तो फिर क्या होता है? फिर पैराबोला होता है, फिर हमेशा पैराबोला होता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप किसी भी पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंकोगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, क्योंकि ऊपर फेंकने में ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में दोनों। बट आप अगर किसी एंगल पे फेंकते हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 या 180 में से कुछ नहीं है, कुछ और है, वो कुछ एक जनरल कुछ अलग एंगल है। देन द पाथ इज पैराबोला। सो इट्स अ वेरी इंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन। फिर अब फाइनली हमें एक चीज़ और निकालनी है कि वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ किसी इंस्टेंट पे π/4 एंगल बनाएगा, वो टाइम निकालना है। तो ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? सो आई हैव रिटन बोथ ऑफ दिस वेक्टर्स हियर, एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि हमें तो टाइम इंस्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि मैंने ये इक्वेशन यूज़ करी, ये इक्वेशन में पुट कर दिया,
कैसे, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, v डॉट ए कैप का मतलब है अगर मैं एक वेक्टर का दूसरे एक यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो मैं ये निकालता हूँ कि v डॉट ए कैप का मतलब है कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ a, कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ a। तो अगर v और a के बीच में π/4 एंगल है, अगर v और a के बीच में π/4 एंगल है, तो अगर मैं v का a की डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो वो v cos थीटा होना चाहिए, v cos π/4 होना चाहिए। तो वही लिखा है कि v डॉट ए का से ये एक तरीका है कहने का कि कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ a, और इस सिचुएशन में वो कंपोनेंट v cos थीटा के बराबर होना चाहिए। एंड v cos थीटा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू cos थीटा। तो सिंपल है, राइट। तो मैंने एक a से डॉट नहीं लिया, ए कैप से डॉट ले लिया, क्योंकि हमें a की डायरेक्शन से मतलब है। बस a की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होना चाहिए वो v cos थीटा होना चाहिए। बहुत सिंपल बात है। अगर आपने कंपोनेंट लेना सीखा है वेक्टर्स का तो आपको ये बात बहुत सिंपल लग रही होगी, और लगनी भी चाहिए। योर प्रैक्टिस शुड बी गुड इनफ कि आपको ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड लगनी चाहिए, राइट। और बस ये चीज़ थोड़ी सी नई है सीखने की कि दो वेक्टर जब आई और जे कैप में गिवन होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट से कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, कि एक वेक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग अनदर वेक्टर, मतलब v का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ a कैसे आता है, v डॉट ए कैप से आता है। a का कंपोनेंट v की डायरेक्शन में कैसे आएगा, a डॉट वी कैप से आएगा, उसका उल्टा। तो इसको बस एक्सपैंड कर लिया, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो v डॉट ए कैप क्या है, -j, a कैप इज डायरेक्शन क्या है इस वेक्टर की, -j कैप है, 2a इंटू एल्फा इज द मैग्नीट्यूड। तो बस अब तो डॉट प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे v का मैग्नीट्यूड लिख लिया, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लिया, cos π/4 इज 1/√2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कैंसलिंग a कॉमन लेके, एक a स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो गया। फिर ये आ गया वहाँ पर t इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके दो सोल्यूशन है, 0 एंड 1/α। फिर अब इसमें से एक सोल्यूशन सही है, एक सोल्यूशन गलत है। 0 वाला सोल्यूशन गलत है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 0 को यहाँ वापस डाल के देखेंगे, राइट। तो यह 0 को अगर मैंने वापस इस इक्वेशन में डाल के देखा तो दिस इज आवर इक्वेशन, तो t इक्वल टू 0 डाला तो इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये मैंने सोचा कैसे कि 0 वापस डाल के देखूं, तो मैं इसी को आंसर बता देता कि 0 और 1/α है, क्योंकि जब भी हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा सोल्यूशंस आने का चांस होता है। क्योंकि अगर आप एक साइड कोई नेगेटिव साइन है तो भी स्क्वायर करके सेम चीज़ आएगी, और नेगेटिव साइन नहीं है तो भी स्क्वायर करके सेम चीज़ आएगी। सो अगर ये यहाँ पे अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब a - 2a अल्फा t होता अगर, तो t इक्वल टू 0 वुड हैव बीन द करेक्ट सोल्यूशन, एंड इन दैट केस t इक्वल टू 1/α वुड हैव बीन द रॉन्ग सोल्यूशन, राइट। तो वो दूसरा केस है कि उस केस में भी स्क्वायर करके ये चीज़ आती है, और हमने तो स्क्वायर करने के बाद सॉल्व किया है, तो दोनों आंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर करने से वो दोनों सोल्यूशंस इंक्लूड हो गए, प्लस और माइनस वाले। बट वी हैव टू, दिस इज आवर इक्वेशन। ये वाली स्क्वायर करके जो आई है वो हमारी इक्वेशन नहीं है, वो तो स्क्वायर करके हमने वी जस्ट मेड इट कन्वीनियंट टू सॉल्व, बट दिस इज आवर इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन का सोल्यूशन इज 1/α। सो और t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे हमने एनालाइज किया कि एंगल अगर मैं डालूंगा तो इधर -a आता है, इधर +a आता है, तो अगर मैं इस 1/√2 को -1/√2 कर दूं तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी फॉर t इक्वल टू 0। और -1/√2 क्या है, मतलब cos ऑफ π/4 की जगह cos ऑफ 3π/4 होगा। cos ऑफ 3π/4 होता तो -1/√2 होता। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे डालने से दिस इक्वेशन इज करेक्ट फॉर दिस एंगल 3π/4। तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे जो एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वो 3π/4 है, राइट। सो वी लर्न लॉट ऑफ fundamental things in this question, a lot of ways on how to analyze
2D kinematic situations. Very instructive questions as is the case with most questions from this book Erudov, कि अब क्वेश्चन को करते हैं और उसके बाद सोचते भी हैं अच्छे से और रिपीटेडली करते हैं, उन क्वेश्चंस को रिविजिट करते हैं और हर चीज़ को ध्यान से करते हैं, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सोच के करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, हर चीज़ को चेक करते हुए करते हैं. सिर्फ आपका फोकस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना नहीं होता है, उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना होता है, उस सिचुएशन को विजुलाइज करना, ग्राफ्स बनाना, उसके उस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बाकी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट से रिलेट करना. और ये चीज़ें आपके माइंड में अपने आप होने लगती हैं अगर आप फोकस के साथ पढ़ते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं अपनी पढ़ाई के साथ. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.